मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में आप जानते हैं कि हमारे साथ अदब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होती हैं और हम उनसे अदब से और उनकी शायरी से मुताल्लिक़ सवालात करते हैं, उनका अदब सुनते हैं, उनकी शायरी सुनते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शायर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनका ताल्लुक़ कराची से है और बाकायदा तौर पर ये अदबी मंज़रनामे पर 2010 के बाद आईं। शायरी ये पहले से कर रही थी, लेकिन इनकी जब किताब 2015 में हासिल के नाम से शाया हुई तो इन्हें अदबी मंज़रनामे पर जगह मिली और इनकी किताब को भी पज़ीराई मिली। ग़ालिबन 2018 में इनकी दूसरी किताब रख्त के नाम से शाया हुई और ये अदबी मंज़रनामे पर पज़ीराई हासिल कर रही है। मेरी मुराद मोहतरमा साइमा इसहाक़ साहिबा से है। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा इसहाक़ साहिबा, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आप अदबी मंज़रनामे पर बहुत ताख़ीर से आईं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि शायरी ने तो मुझे बहुत पहले चुन लिया था, लेकिन मैंने शायरी को चुनने में बहुत देर लगाई, उसको अपनाने में, उसको शर्फ़ क़बूलियत बख्शने में बहुत देर लगाई। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो शायरी अपनी बाहें वाक़िए खड़ी थी और फिर वो अपनी पूरी आबोताब और जुलानियों के साथ जो है वो वारिद हुई और उसने पूरी तरह मुझे अपनी आगोश में लिया और मैंने भी उसको पूरी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा और फिर उसके बाद उसके बाद वो मेरे साथ है जब से। तो आपकी स्कूल कॉलेज की ज़िंदगी में आप शायरी करती थीं या आप समाजी जो हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में प्रोग्रामात होते हैं, तकरीरी मुकाबले होते हैं, उनमें भी हिस्सा लेती थीं, या आपने शायरी में जिस तरह अदबी मंज़रनामे पे ताख़ीर से आईं उसी तरह आप सोशल भी बाद में ही हुई? नहीं, स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा सोशल थी। वहाँ पे मैं स्कूल लाइफ में तो तकरीबन सभी सरगर्मियों में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं और फिर उस तरफ महदूद होते चले जाते हैं। तो स्कूल में तो मैं तकारीर में, नग़मों में, तकरीबन सभी चीज़ों में, ड्रामा, हर चीज़ में हिस्सा लेती थी। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं जो है तकरीरी मामलात में ज़्यादा बेहतर हूँ, तो उसको मैंने स्पेशली चुना। और जहाँ तक शायरी का सवाल है, शायरी जो है वो मैं समझती हूँ जब मैंने होश संभाला तो मुझे शायरी जो है ना वो बहुत पुरकशिश लगती थी। मैं उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होती थी। उसमें जो आहंग होता है रदीफ़ और काफ़िए का, तो वो मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। मैंने एक डायरी भी बनाई हुई थी, उसमें मैं दूसरे शोरा के अशार जमा करती थी, जबकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई अदबी शख्सियत भी नहीं है, अदब से कोई ख़ास इतना लगाव भी लोगों को नहीं है, लेकिन वो एक मेरे जहन में था। और फिर वो पता नहीं चला किस वक्त कहना शुरू किया। मेरे पास जो चीज़ें हैं वो जो बहुत पुरानी बचपन की डायरी पढ़ी है, मैं उस वक्त ग़ालिबन 5वीं क्लास में पढ़ती थी, जो मैंने पहली नज़्म कही अपनी। और फिर उसके बाद लेकिन इसको कभी इतना संजीदगी से नहीं लिया। मैं तकारीर वग़ैरह जो है उसमें ज़्यादा रहती थी, वहाँ जाना और उसके हवाले से सीखना और करना। शायरी साथ साथ चल रही थी, लेकिन जैसे कोई किसी की सालगिरह आई तो कोई नज़्म लिख ली, कोई मौका आया उसके लिए कोई नज़्म कह दी किसी के लिए। तो इस तरह से मैं शायरी को पूरी तरह से अपनाना जिसे कहते हैं ना, वो मैंने नहीं किया था कभी भी। और मेरा ख्याल भी नहीं था, मैंने कभी अपने आप को ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं शायरा हूँ, या अपने तौर पे भी मुझ पे भी ये चीज़ मुनकशिफ शायद नहीं हुई थी कि मैं शायरा हूँ बाकायदा कोई। लेकिन फिर जब कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में एक मुशायरा हुआ, तो उसमें असलम फ़ारूक़ी साहब थे और ताज फ़ारूक़ी साहिबा हमारी प्रिंसिपल होती थी उसमें। तो उसमें एक मुशायरा कॉलेज में ज़रूर पढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद कोई इतना ख़ास वो नहीं रहा। फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो उसमें भी मेरी जो जॉब थी वो एक मार्केटिंग में मैं काम करती थी। लेकिन वहाँ भी एक ये जो होता है ना इंसान के अंदर एक चीज़ कि अगर शायरी है तो वो वहाँ कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है तो उसके लिए नज़्म लिख ली, एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है तो जहाज़ में बैठ के कोई नज़्म लिख ली कि जी कॉन्फ्रेंस में मैं भी सुनाऊँगी। तो ये चीज़ें गाहे गाहे अपनी छप तो दिखलाती थी, लेकिन वही चीज़ है कि एक भरपूर तरीक़े से शायरी को लेकर साथ चलना, वो जो है वो उसके लिए कुछ वक्त लगा मुझे। जब एक ठहराव आया, एक मौका मिला, फुर्सत का वक्त मिला चीज़ों को देखने का, तो फिर शायरी को आपने बताया कि आपके घर में या आपके ख़ानदान में अदब से या शायरी से
मुताल्लिक कोई उस तरह से नहीं है जिस तरह उमूमन होते हैं, या बाकायदा तौर पे कोई अदब और शायरी से मुताल्लिक नहीं है। तो आपने जब शायरी की या आप पर ये इंकिशाफ हुआ कि आप शायर हैं और आपने शेर कहे और घर में लोगों को पता चला, वालिदैन को और आपके बहन भाइयों को, तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स किया? देखिए, मेरे जो वालिद मोहतरम थे वो एक तो लड़कियों की तालीम के बहुत ज़्यादा हामी थे और वो इस बात के बहुत ज़्यादा वो थे कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो वो हम सब बहनों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे कि तालीम हासिल करनी है, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है। तो वो चूँकि मैं तकारीर वगैरह में जाती थी तो अशार पढ़ना और ये चीज़ें तो थी, तो मैं बड़े मज़ाहिया अशार वगैरह भी याद होते थे, तो मैं जब उनको सुनाती थी वो बड़े खुश होते थे। और मेरे वालिद अगर अभी होते तो वो शायद बहुत ज़्यादा खुश होते। मैं समझती हूँ शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वही होते मुझे इस तरह से देख कर, क्योंकि कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा कोई सियासी फाता फंक्शन था, कॉलेज में कुछ इनॉग्रेशन थी स्कूल में, तो मैंने उसके लिए इकबाल की एक नज़्म की पैरोडी लिखी थी और वहाँ पढ़ी मैंने मिनिस्टर साहब के सामने। तो मेरे वालिद बहुत खुश हुए थे कि ये तुमने लिखी है, या सब लोग मुझे बता रहे हैं आके कि आपकी बेटी ने ऐसे किया है। तो बाकी बहन भाई वगैरह थे, उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। वो कहने लगे क्या शायरी कर रही हो, आजकल कौन शायरी सुनता है, और ये उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब जबकि मतलब उन्होंने ख़ुद भी देखा कि अच्छा ये भी वाकई कोई एक सीरियस चीज़ है और इतनी बड़ी एक वो है, एक दुनिया है, बिल्कुल पजीराई मिलना शुरू हुई। उन्होंने खुद देखा कि मैं खुद कितनी संजीदा हूँ इसके मामले में, तो फिर उन लोगों को भी ये बात समझ में आई। मगर आपके इस मामले में या शायरी में कोई रुकावट पैदा नहीं हुई घर की तरफ से या माशरे की तरफ से? रुकावट तो इस सेंस में तो नहीं कह सकते कि मुझे कहा गया हो कि आप शायरी ना करें, क्योंकि मैं वैसे भी ज़्यादातर घर ही में अपना लिखना पढ़ना करती थी। तो जो मेरी घरेलू ज़िम्मेदारियां हैं शादी के बाद, मैंने ये कोशिश की कि उनमें कोई रुकावट ना आए, उनको मैं अपने तरीक़े से लेके चलती रहूं। और फिर उसके बाद अगर मैं पढ़ रही हूँ या लिख रही हूँ तो उसमें कोई नहीं एतराज़ किसी ने भी नहीं किया। मेरे शौहर जो है उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर घर में रह के आप कुछ करना चाहती हैं तो क्यों नहीं करें, बिल्कुल करें, किताब पढ़ना चाहती हैं पढ़ें, लिखना चाहती हैं लिखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर मेरे वालिद भी होते तो मेरे ख्याल में उनको भी इसमें, क्योंकि मैं किताबें पढ़ने की हमेशा से बहुत शायक रही हूँ, तो मेरे वालिद भी, उनको भी, सब घर में सबको पता है कि किताबें तो मैं पढ़ती ही हूँ। तो किताबें पढ़ने को तो एक बहुत बेज़रा सा मशगला है, इसमें मेरा ख्याल में कोई वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे कोई ऐसा वो नहीं आया कि आप शायरी भी ना करें। और हाँ, अगर मैं सोशल होती तो शायद कुछ मुझे इतना मिलता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हुई। मुशायरों में जाना या बहुत ज़्यादा तकरीबात में जाना, मैंने इसकी ना कभी सोचा जाने का, ना कभी वो कि अपने घर में मैं रहते हुए एक चीज़ कर रही हूँ। तो मतलब मेरी फैमिली ने कभी भी एतराज़ नहीं किया, उन्होंने इनकरेज किया, खुश हुए वो लोग। वाह। आप अपनी इब्तदाई ज़माने की, जब आपने शायरी का आगाज़ किया, कोई गज़ल या नज़्म सुनाए? देखें, बहुत इब्तदाई जो है वो तो फिर ज़ाहिर है उस ज़माने में तो बिल्कुल किसी रमूज़ का पता नहीं था शायरी के। लेकिन एक नज़्म जो है, जो मैंने 5वीं क्लास में जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, वो नज़्म मेरे पास लिखी हुई है, वो मैं जूँ की तूँ आपको सुनाती हूँ। उस ज़माने का जो मेरा तख़य्युल था, और जो मैं एक है कि मतलब एक चीज़ और भी ये है कि मैं ज़रा जो है ना, एक वो था ना रिदम पे ज़्यादा वो करती हूँ। मैं नज़्म भी कहने की कोशिश करूँ तो वो मुअर्रा ही होती है, आज़ाद नज़म भी कभी हो जाती है, लेकिन नसरी नज़म की तरफ मैं कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं उस तरफ जा पाती हूँ। मेरा मतलब जहन जो है, शायरी जब आती है तो एक वो रिदम और आहंग ही मेरे जहन में आता है उसके हवाले से। तो वो नज़म मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने 5वीं जमात में गई थी। वो कुछ यूँ थी कि शबनम का एक कतरा एक फूल की पत्ती से यूँ गले मिल रहा है, कहता है आखिरी है, हर लम्हा आखिरी है, जाने कौन सा झोंका मुझे तुमसे जुदा कर दे, मगर उस कतराए नादान को कौन ये समझाए कि सूरज भी तो उसी की है घात लगाए बैठा, कब उस पे वो गरमा जाए, कब फ़ज़ा में उड़ा कर ले जाए। वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। क्या उम्दा आपने नज़्म सुनाई, और ये 5वीं जमात की बच्ची की नज़्म, मैंने कही। क्या कहने। नाज़रीन, मोहतरमा साइमा इसाक़ साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इन्होंने अपनी बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने की नज़्म सुनाई। अब हम इनसे इनका ताज़ा कलाम भी सुनेंगे, लेकिन एक वक्फ़े के बाद हमारे साथ रहिए। होलसेल बिल्डिंग सप्लाई, तामीराती शोबे में मयारी मटेरियल की फरहामी में काबिल एतबार नाम।
न्यूयॉर्क के 5 बोरोस में हमारी क्विक डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। तामीराती कंपनियां मयारी मटेरियल के लिए होलसेल बिल्डिंग सप्लाई से रुजू करें। अभी फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं और अपना ऑर्डर बुक कराइए। हमारा फ़ोन नंबर है 718-871-4500, 718-871-1122। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मोहतरमा साइमा इसाक तशरीफ़ फरमा है। वक्फ़े से पहले इनकी हमने शायरी भी सुनी और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, जारी है और अभी कुछ देर जारी भी रहेगा। साइमा इसाक साहिबा, अभी हमने आपकी शायरी के इब्तिदाई दौर के बारे में कुछ बातें जानी। आपने बताया कि आपके घर में भी आपको बहुत सपोर्ट मिली, कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। आपने शायरी, हम अगर आपकी शायरी पढ़ते हैं तो उसमें हमें निसाई रंग नज़र नहीं आता उस तरह जिस तरह आज की जो शायरात शायरी कर रही हैं उनकी शायरी में नज़र आता है। आप इसकी क्या वजह समझती हैं? मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगी। निसाई रंग तो है लेकिन उस तरह शायद नहीं है जिस तरह से जी ज़ाहिर है एक औरत जिस तरह आज की शायरात की शायरी में निसाई रंग सिर्फ एक ख़ास नुक्ता नज़र से, एक ख़ास ही नज़रिए से नज़र आता है, वो आपकी शायरी में नज़र नहीं आता। आपकी शायरी में कुछ मुख्तलिफ़ मज़ामीन नज़र आते हैं और ख़याल की वसअत नज़र आती है। आप इसकी क्या वजह समझती हैं और आप ही बताइए कि इसकी क्या वजह है? बस ये तो शायद ये कि एक तबीयत होती है, चीज़ों को बड़े कैनवस पे देखने की आदत होती है और मैं समझती हूँ कि मुताला होता है जो तख़य्युल को बड़ा करता है, सोच को बड़ा करता है, आपके मुशाहिदे की आदत होती है। फिर इसके अलावा शायद ये वजह भी हो सकती है कि मैं जो जॉब करती थी, जो मैंने मुलाजमत इख्तियार की, वो भी कुछ मेल ओरिएंटेड किस्म की थी, तो हजरात के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्शन मेरा रहा, तो मुझे भी बड़ा सोचने की आदत पड़ गई। एक छोटे एक नुक्ते पे, वो दीवार पे एक नुक्ता है तो उसको नहीं पूरी दीवार को देखे इंसान, तो मुझे पूरी दीवार देखने की आदत हो गई। तो मैं चीज़ों को ज़रा दूर से देखती हूँ ताकि उसका और गिरदोपेश को भी मद्देनज़र रखती हूँ। इसके अलावा अगर एक औरत होने की हैसियत से मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती कि मैं एक औरत होने की हैसियत से किसी चीज़ को महसूस ना करूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ अर्से पहले पंजाब में एक जरगे में एक फ़ैसला हुआ था, वो बहुत ही अलमनाक किस्म की चीज़ थी, तो मैं बहुत एक औरत होने की हैसियत में मैं बहुत उस पर मुतासिर हुई। मैंने उसके लिए एक नज़्म कही। कुछ अर्से पहले एक और वाक़या हुआ था ख़वातीन की कब्रों में आबरू रेज़ी का, वो मेरे लिए एक बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ थी, उसके लिए मैंने नज़्म कही। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं बिल्कुल इनके लिए, एक मैं औरत हूँ और औरत होने की हैसियत में मैं बिल्कुल कहती हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में मैं उनको बड़े कैनवस पे देखने की आदी हूँ। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। कोई गज़ल सुनाइए। गज़ल सुनाऊँ? ठीक है, मैं आपको अपनी किताब से एक गज़ल सुनाती हूँ। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है और अक्सर वो लोग मुझसे फरमाइश करते हैं इस गज़ल को सुनने की, तो आपको भी यही सुनाती हूँ मैं कि कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, जैसे बेअंत से हद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहना? कभी ख्वाहिश से रसद मांगनी पड़ जाती है, जैसे बेअंत से हद मांगनी पड़ जाती है। और शेर समात कीजिएगा कि ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, वाह, ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहना, बहुत अच्छा है। ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में अना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है। तेरी दुनिया के ज़वाबित ने दिखाया है ये दिन, तेरे जैसों से सनद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहने, क्या कहने। तेरी दुनिया के ज़वाबित ने दिखाया है ये दिन, तेरे जैसों से सनद मांगनी पड़ जाती है। होने लगते हैं फरिश्ता तो बशर रहने को, होने लगते हैं फरिश्ता तो बशर रहने को, कोई एक आदत बद मांगनी पड़ जाती है। फेर पड़ जाते हैं मरमर के जिए जाने तक, फेर पड़ जाते हैं मरमर के जिए जाने तक, तो हमें रूहे अबद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहने। साइमा हक न जताऊं तो खफा होता है, साइमा हक न जताऊं तो खफा होता है, सो यूं ही खुए हसद मांगनी पड़ जाती है। क्या कहने,
क्या कहेंगे? ये कड़ा वक्त मिला देता है मिट्टी में आना, कैसे कैसों से मदद मांगनी पड़ जाती है। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत गज़ल आपने सुनाई। अभी बात हो रही थी आपकी शायरी में निसाई रंग की, तो हमें इस गज़ल में निसाई रंग भी जी नज़र कुछ आया। ना कुछ आ ही जाता है। और अभी जैसे आपने गज़ल सुनाई, जी मैं ये जानना चाह रहा था, ये हमारे नाज़रीन को भी ये मालूम होना चाहिए कि आपने गज़ल के अलावा भी दीगर असनाफ में तब आजमाई की? जी बिल्कुल, मैंने नज़में भी कही हैं और इसके अलावा आइको और नात, हम्द, तकरीबन सारी ही चीज़ें जो हैं उनमें मैं कहती हूँ। आपको सबसे ज़्यादा किस सिन्फ ने मुतासिर किया, या सबसे ज़्यादा आपने किस सिन्फ को अपने इजहार का ज़रिया बनाया? मैंने नज़में भी बहुत कही हैं वैसे, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद गज़ल जो है ना वो मेरी तरह की चीज़ है। मुझे गज़ल की जो रंगारंगी है और उसका जो आहंग है उसने मुझे हमेशा से बहुत मुतासिर किया है। और जब मैं ख़ुद गज़ल कहती हूँ तो मुझे भी बड़ी सरशारी की कैफियत आती है, एक मज़ामीन का तनव्वु मिलता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं गज़ल में ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करती हूँ। लेकिन मैंने नज़में भी बहुत कही हैं, और नज़म कहने के लिए अगर आप एक बड़ी चीज़ कहना चाहते हैं तो नज़म बेहतरीन उसके लिए मीडियम है। और मेरा इरादा है कि मैं एक किताब ऐसी लाऊंगी जिसमें सिर्फ नज़में ही होंगी, नज़मों की किताब होगी वो। तो नज़में भी मैं कहती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर कलाम जो है वो गज़लों में गज़ल है। आपने किन शोरा का मुताला किया, या आपको गज़ल के कौन से शोरा ज़्यादा मुतासिर करते हैं या पसंद हैं? मैं पढ़ती रहती हूँ लोगों को, और हर दफ़ा कुछ एक नई चीज़ मिलती है पढ़ने को, समझने को। और ये देख के लगता है कि अच्छा ये भी कहा जा सकता है, ये भी इम्कानात का बहुत पता चलता है पढ़ने से। मैं गालिब जो हैं वो हमेशा मेरे ज़ेरे मुताला रहते हैं, हमेशा वो उनकी दीवान रखा हुआ है। और जैसे एक वो होता है ना डोज होती है कि आपने निकाली है गज़ल उनकी पढ़ी और मतलब पूरी उसको तवज्जो से सिर्फ एक गज़ल पढ़ते हैं तो वो सरशार कर जाती है। वो तो गालिब हमेशा मेरे रहते ही हैं कि आपने उनको पढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ फिर बाकी शोरा को भी मैं पढ़ती रहती हूँ। उनमें मतलब जैसे मैं आजकल मजीद अमजद को पढ़ रही हूँ, इसके अलावा और हमारे जो शोरा हैं क्लासिक हैं, उन आतिश को मैंने इससे पहले आतिश को पढ़ा, मैंने बड़ा आतिश को पढ़ने में बहुत मज़ा आया। आतिश की गज़लियात बहुत मज़े की हैं, बहुत आला हैं, अच्छा लगता है उनको पढ़ना। तो काफ़ी सारे शोरा हैं उनको पढ़ती रहती हूँ मैं। मुझे गज़ल अच्छी लगती, नज़में भी अच्छी लगती हैं, नज़में भी बहुत अच्छी हैं। मजीद अमजद साहब की नज़में बहुत मुतासिर कुन है। सारा शगुफ्ता की किताब आँखें जो है वो मैंने पढ़ी, वो मतलब ऐसा लगता मतलब वो दिल से पढ़ी जाने वाली किताब, एक औरत की किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं वैसे आज़ाद नज़में इतनी ज़्यादा नहीं कहती और नहीं इतना ज़्यादा मुझे मुतासिर की थी, लेकिन वो किताब बहुत मुझे मुतासिर कुन लगी, मुझे अच्छी लगी किताब। तो अभी जो मौजूदा अहद है इसमें आप किन असातिज़ा से आपने फैज़ हासिल किया, या किन असातिज़ा से आपने रहनुमाई ली, और किन असातिज़ा का कलाम आपके ज़ेरे मुताला रहता है? ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे मतलब असातिज़ा तो नहीं मिले कोई एक, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे उस्ताद हैं। बस खुदरो पौधे की तरह जिस तरह एक इंसान वो होता है आगे। हाँ अलबत्ता कुछ दोस्त हैं, उनसे मुशावरत करती रही, उनसे कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, वो मैं करती रहती हूँ। लेकिन बाकायदा एक उस्ताद मैसर मुझे नहीं आ सके, और बस वो सीखना सिखाना चल रहा है। आजकल के जो नए शोरा हैं उनमें मतलब आप बिल्कुल नए शोरा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारे ऐद के गज़ल गो शोरा हैं जिसमें ज़फ़र इकबाल साहब हयात हैं, अनवर शऊर साहब हयात हैं, तो इन शोरा में आपने किसका मुताला किया? साहब को मैंने पढ़ा है। ज़फ़र इकबाल साहब ने मुझे बहुत फैसिनेट किया। ज़फ़र इकबाल साहब को मैंने पढ़ा है। उनका भी एक इंतखाब भी आया था, वो भी मैंने पढ़ा था। इसके अलावा अनवर शऊर साहब हैं, सहर अंसारी साहब हैं, हमारे यहाँ बड़े नाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे इरफान सत्तार साहब हैं, उनकी शायरी बहुत अच्छी, बहुत ही संभली हुई शायरी होती है, मज़ा आता है उसको पढ़ने में। तो और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे, बहुत सारे नए लोग भी हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अली ज़रियून बहुत अच्छा कहते हैं, दिलावर अली आज़र हैं, उनकी शायरी में बहुत जहतें होती हैं, अच्छा लगता है उनको सुनना। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, शायद मैं नाम नहीं ले पाऊँगी हमारी जदीद, तो मतलब मैं बहुत
पुरअज़्म हूँ और बहुत खुश हूँ। हमारे जो नए शोरा हैं, मतलब बहुत सारे लोग उनसे वो भी होते हैं, मायूस होते हैं, मैं मायूस नहीं हूँ। हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सा एक जैसा भी कह रहे होंगे, हर ज़माने में एक ट्रेंड होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, उस तरह का कहना भी चाहते हैं बहुत सारे, लेकिन मुनफरिद लोग कम ही होते हैं। मुनफरिद लोग कम हैं लेकिन हैं। नया खून मुसलसल आ रहा है और यही खुशकुन बात है, यही खुशाइन बात है कि लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं और बहुत अच्छा कह रहे हैं। मुझे तो बहुत, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। अभी आपने तमाम उन शायरों के नाम हमें गिनवाए जो शायर हैं या मर्द हैं। ख़वातीन शायरात में भी कुछ शायरात ऐसी होंगी जो आपके ज़ेर मुताल्ला होंगी और जिन्होंने आपको मुतासिर किया होगा या पसंद उनके आपको अशार आते होंगे। हाँ, इस तरह की शायरात भी हैं। हमीदा शाहीन साहिबा, बहुत आला शायरी, एक औरत की शायरी जो दिल छू लेने वाली शायरी, माशाल्लाह बहुत आला, वो अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है। उनकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमीदा शाहीन साहिबा की। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कराची में मैंने कुछ शायर आते, जैसे कि हुमैरा राहत हैं, बहुत बावकार शायरा हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रेहाना रूही हैं और मेरे ख्याल में बहुत नाम हो जाएंगे, अगर मैं नाम लेने लगूंगी तो काफ़ी शायरात हो जाएंगी। अंजुम उस्मान हैं, अच्छा शेर कहती हैं, बहुत पुख्ता शेर कहती हैं, बहुत अच्छी हैं। अभी उनकी हाल ही में किताब भी आई है। और भी मेरे ख्याल में शायरात होंगी, अगर मैं जहन दौड़ाऊंगी तो बहुत सारी पूरे पाकिस्तान में आ जाएंगी, पाकिस्तान से बाहर भी आएंगी बहुत सी शायरात ऐसी, बहुत अच्छा शेर कहती हैं। और आपकी नस्ल से जो शायरात ताल्लुक़ रखती हैं या शायर, उनमें आप क्या इम्कानात देखती हैं? वो तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं तो बहुत इस चीज़ को बहुत मस्बत अंदाज में देखती हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि बहुत शोरा होना अच्छी बात है, उनमें ही अच्छे शोरा भी हैं। एक वक्त आता है कि वो जब वो प्यूरीफाई होके, तथीर होके, वो अच्छे शोरा जो होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं, वो याद रह जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे अच्छे शोरा भी हैं। जो नए शोरा आ रहे हैं उनमें, मतलब मैंने आपको सुना, मैं बड़ी मुझे अच्छा लगा सुन के, आपको भी सुन दो, आप माशाल्लाह बहुत आपकी शायरी में एक, ये तो आप मेरे सामने बैठ के कह रही हैं। नहीं, मैं आपको मैंने अभी भी बहुत सारे नाम, मैं आपने नए शोरा की बात की ना, मैं कह रहा हूँ इस तरह बहुत सारे हैं। लेकिन अच्छा है कि आप खुश, मैं खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं वाकई नए लोगों को पढ़ती हूँ। हमारे अच्छा बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं, उनका बहुत काम है लेकिन मैसर नहीं है। मैं सबको कहती हूँ कि आप अपना कलाम सोशल मीडिया पे डालिए, तस्वीरों के बजाय कलाम डालिए, ताकि हम उससे फैज़याब हो सकें, हम उन्हें पढ़ सकें। जैसे कि हमारी एक बहुत अच्छी शायरा हैं ज़ेबुन्निसा ज़ेबी, उनकी माशाल्लाह 63 किताबें हैं, लेकिन मतलब उनको अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें ईजीली अवेलेबल नहीं है। मैंने उनसे भी दरख्वास्त की थी कि आप अपना कलाम, आपने जो चीज़ें ईजाद की हैं, जो कुछ किया है आपने, वो आप उसको ऐसे हमारे लिए आसानी से हम उस तक रसाई हासिल कर सकें, इसके लिए कुछ आप कीजिए ताकि वो हमें मिले। तो ये भी है कि कुछ लोग हैं, जैसे अब किताबें, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ज़रा कम ही लोग पढ़ते हैं, तो वो एक किताब आती है 2-3 साल के बाद उसका पता नहीं चलता किताब कहाँ गई। तो अगर उसको हमें पढ़ना हो तो वो नहीं, तो सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ मौजूद है, इंटरनेट पर कोई चीज़ मौजूद है, तो आप उसकी किताब भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। सही। नाज़रीन इकराम, मोहतरमा साइमा इसहाक़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये अदब के मुस्तक़बिल के हवाले से भी बहुत पुरुमीद हैं और इनका कहना है कि अदब का मुस्तक़बिल रोशन है। इनसे और भी बातें होंगी। सोशल मीडिया का ज़िक्र आया, ये ब्रेक के बाद हम इनसे सोशल मीडिया के हवाले से भी पूछेंगे कि सोशल मीडिया का अदब में क्या किरदार है और क्या अहमियत और हैसियत है। हमारे साथ रहिए। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को हमारे करीब तरीन फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारे तेज़ तरीन होम डिलीवरी के ज़रिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ़ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मियारी क्वालिटी की स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा मौजूद कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी 3 फार्मेसियों में से किसी भी फार्मेसी में आज ही तशरीफ लाएं। ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, 6462490 646।
तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7182840100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7128444200। हमारी तमाम फार्मेसीज़ में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद खुशामदीद। वक्फ़े से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे साइमा इसाक साहिबा से। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और वक्फ़े से पहले मैंने अर्ज़ किया था कि सोशल मीडिया का किरदार हमारे अदब पर और हमारे माशरे पर कैसा है, उसके बारे में हम पूछेंगे। साइमा इसाक साहिबा, आपने अभी वक्फ़े से पहले कहा कि सोशल मीडिया भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और शायरों को वहाँ पर अपनी तसनीफ़ात या अपनी जो उनकी तख्लीक़ात होती हैं वो शाया करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो अपनी तख्लीक़ात फ़ेसबुक पर भी शाया करते हैं और दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसके इस्तेमाल को किस तरह देखती हैं और आप इसका कैसा इस्तेमाल करती हैं? देखिए, मैं जो है ना, मैं साइंस से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं जिन्होंने ईजाद की हैं, मेरा उन सबको सल्यूट है। मैं बहुत हामी हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ जो साइंस के हवाले से जो भी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये बहुत काम किया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है एक इनकलाब लेकर आए हैं और मैं बिल्कुल इसकी हामी हूँ। वो लोग जो घर से नहीं, मेरे जैसी ख़वातीन जो घर से नहीं निकलती हैं, उनके लिए एक छोटी सी खिड़की खोलकर पूरी दुनिया हमारे सामने आ जाती है। पहले अगर हम सोचते थे जनाब सहर अंसारी साहब से अगर हम एक बात करना चाहें तो कैसे करें सर, कहाँ होंगे, कहाँ मिलेंगे। अब सहर अंसारी साहब जो हैं वो फेसबुक पे एक क्लिक पे हमारे लिए मौजूद हैं। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, आप उसमें सवाल लिखें और वो बिल्कुल उसका जवाब देते हैं। उन काबिल शख्सियत हैं बिल्कुल। वो कोई भी मतलब बड़े बड़े लोग जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, उनका कलाम हमारे सामने मौजूद होता है एक क्लिक के ऊपर, इस नफसा नफसी के और अफरा तफरी के दौर में, जबकि किसी के पास वक्त नहीं है। आपको एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। किताबें, बहुत सी नायाब किताबें इंटरनेट के ऊपर दस्तयाब हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे वो मिल जाती हैं। बहुत सी महंगी महंगी किताबें जो हैं वो इंटरनेट पे मिल जाती हैं आपको, तो वो बड़ा अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यही समझती हूँ कि अब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वहाँ पर अपनी तख्लीक़ात आप दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। अगर कोई ख़ातून मुशायरे में नहीं जा सकती है, वो फ़ेसबुक के ज़रिए अपना जो है कलाम लोगों तक पहुँचा सकती है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरी किताब आई तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा आती जाती नहीं थी, तो हमारी कराची के सहाफ़ी जो हैं उन्होंने फ़ेसबुक से ही मुझे देखा, फिर मुझसे रब्ता किया, मिलने आए, इंटरव्यू वगैरह किया, टीवी के कुछ लोगों ने देखा और फिर बहुत सारे फिर मुशायरों में भी लोगों ने मुझे बुलाया। एक हमारे यहाँ के बहुत अच्छे शायर हैं खुसरो साहब, नाते खुसरो साहब, उन्होंने मुझे फ़ेसबुक से, मेरा उनसे कोई तारुफ़ नहीं था, उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे देखा, उन्होंने मुझे अपने घर शेरी नशिस्त में मदऊ किया। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं गई वहाँ पे उनके यहाँ और वहाँ पे मुझे अपना कलाम सहर साहब और इन सब की मौजूदगी में सुनाने को मिला। सीनियर लोग मौजूद थे सब वहाँ पर। तो ये सब जो है सोशल मीडिया की वजह से है। तो मैं तो बहुत इसको अच्छा समझती हूँ, खुशाइन समझती हूँ। मनफी इस्तेमाल करने वाले हर चीज़ का हर दौर में मौजूद होते हैं, जो मनफी करना चाहते हैं वो मनफी भी करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके मस्बत असरात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे फेसबुक ने गेट कीपिंग का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सहाफ़त में जैसे टीवी चैनल्स में या अखबारात में एडिटर होता है जो गेट कीपिंग करता है, उसके अलावा टीवी चैनल्स में भी गेट कीपिंग का काम होता है। लेकिन समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं, ख़ास तौर पर फेसबुक, यहाँ पर किसी भी शख्स को कोई भी चीज़ शाया करनी हो या कोई वीडियो पोस्ट करनी हो वो कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी गज़लें ऐसी भी आती हैं मेरे ख़्याल में जो मायारी नहीं होती। तो आप इस मामले को या इस बात को किस नज़र से देखती हैं? नहीं, देखिए, अगर मयारी नहीं है तो वो तो पढ़ के पता चल जाता है कि ये मयारी नहीं है। तो अब ये हमारी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि हम या तो मतलब इस बात को
को बताएं कि ये अपने आपको मज़ीद सीखने की, पढ़ने की ज़रूरत है, या हमें ख़ुद भी एक चीज़ मिल जाती है कि देखो ऐसा नहीं किया ना, ये गैर मेयारी चीज़ होती है। उसमें आप मस्बत चीज़ भी निकाल सकते हैं ना कि ये चीज़ नहीं कहनी है, किसी और ने अगर कही है तो आप उसको देख लें कि ये चीज़ इस तरह नहीं कहनी, मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसको तो मैं उसको इतना वो नहीं समझती। अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, इम्कानात देखने को मिलते हैं आपको। तो ये मैं समझती हूँ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब कोई नई चीज़ हो रही होती है तो उसमें अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं, वो सब फ़िल्टर हो जाती हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात की कि गैर मायारी चीज़ को देख कर भी उसमें से कोई मस्बत पहलू निकाला जा सकता है। कि आपको ये नहीं लिखना। आप कोई अपनी गज़ल सुनाइए। अच्छा, मैं एक गज़ल आपको सुनाती हूँ। पाँव पड़ जाएं अगर अर्ज़े पजीराई पर, पाँव पड़ जाएं अगर अर्ज़े पजीराई पर, ध्यान फिर कौन भला देता है रुसवाई पर। वाह, क्या कह पाँव पड़ जाएं अगर अर्ज़े पजीराई पर, ध्यान फिर कौन भला देता है रुसवाई पर। सीने खाक पे उतरी थी मैं तिनका तिनका, सीने खाक पे उतरी थी मैं तिनका तिनका, तोड़ कर फेंक दिया फिर उसी ऊंचाई पर। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। सीने खाक पे उतरी थी मैं तिनका तिनका, तोड़कर फेंक दिया फिर उसी ऊंचाई पर। ज़ात की शरह के अपने भी तकाज़े होंगे, आपने रख दिया इल्ज़ाम ही दानाई पर। क्या कह, ज़ात की शरह के अपने भी तकाज़े होंगे, आपने रख दिया इल्ज़ाम ही दानाई पर। उसने जाते हुए एक बार पलट कर देखा, उसने जाते हुए एक बार पलट कर देखा, यानी कुछ ज़ौम भी रहने दिया रानाई पर। क्या कहने, वाह। उसने जाते हुए एक बार पलट कर देखा, यानी कुछ ज़ौम भी रहने दिया रानाई पर। किस तरह उसकी हकीकत से किनारा करती, किस तरह उसकी हकीकत से किनारा करती, आखिरी घर था मेरी ज़ात की तन्हाई पर। वाह, क्या कहने। किस तरह उसकी हकीकत से किनारा करती, आखिरी घर था मेरी ज़ात की तन्हाई पर। पेश कदमी को कोई राह नहीं छोड़ी थी, वाह क्या मिसरा है। पेश कदमी को कोई राह नहीं छोड़ी थी, सो ताज्जुब भी नहीं होना था पसपाई पर। क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने। शुक्रिया। पेश कदमी को कोई राह नहीं छोड़ी थी, सो ताज्जुब भी नहीं होना था पसपाई पर। आज फिर उसको डुबोना ही पड़ेगा खुद में, कोई शक करने लगा है मेरी गहराई पर। क्या कहने, क्या कहने। आज फिर उसको डुबोना ही पड़ेगा खुद में, कोई शक करने लगा है मेरी गहराई पर। सीना ये खाक पे उतरी थी मैं तिनका तिनका, तोड़कर फेंक दिया फिर उसी ऊंचाई पर। क्या कहने, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत उम्दा आपने गज़ल सुनाई। अभी हम फेसबुक के हवाले से बात कर रहे थे, समाजी राब्तों की वेबसाइट्स के हवाले से ही बात हुई। पहले हमारे राब्ते का एक अहम ज़रिया रसाइल को समझा जाता था। एक तख्लीक़कार कराची में गज़ल लिखता था तो उसकी गज़ल पंजाब में या पंजाब से बाहर भी पहुंचाने का एक अहम ज़रिया रिसाला होता था। आप अदबी रसाइल के किरदार को किस तरह देखती हैं? क्या अदबी रसाइल अब भी शाया हो रहे हैं, और अगर शाया हो रहे हैं तो क्या उतनी ही तादाद में शाया हो रहे हैं, और उनकी अहमियत और हैसियत अभी भी वैसी है या उसमें कुछ कमी आई है? देखिए, रसाइल तो अभी भी हो रहे हैं शाया, मयारी भी हैं और अपने तौर पे अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो हमारे सोशल मीडिया है उसने यकीनन इन पे असर डाला है, और मैं समझती हूँ कि अब किताब रिसालों की शायद अब वो चीज़ नहीं रही है। अब वो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट भी आप नंबर लेके बात कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, या अब वो हफ्तों इंतज़ार नहीं कि आप एक ख़त भेजते हैं और फिर वो होता है। यहाँ तक कि अब तो जो मुख्तलिफ रिसाले हैं उनमें आप अपनी तख्लीक़ात भी ईमेल करके भेज देते हैं। अब वो डाक के ज़रिए भेजने का सिलसिला जो है वो अब नहीं रहा। जो पहले एक वो तजस्सुस होता था, आप एक ख़त लिखते थे, वो जाता था, फिर एक तख्लीक़ भेजते थे, वो रिजेक्ट ना हो जाए, वो छपे या ना छपे, जो छपती थी तो पता चलता था। लेकिन अब तो आप एक सेकंड में ईमेल कर देते हैं, और जब चीज़ें छपती हैं तो अक्सर रिसाले जो है वो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिए जाते हैं, आपकी तख्लीक़ात वो खुद ही शेयर कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ शायद चूँकि ख़रीदने का, रिसाले ख़रीदने का अमल इस वजह से शायद इस पर असर पड़ा हो, तो उनकी शायद जो छपने का अमल है उसमें भी फ़र्क पड़ा हो। लेकिन छप तो रहे हैं रिसाले, बहुत अच्छे मयारी रिसाले भी छपते हैं, और आज भी
जो हमारे सीनियर्स हैं, जो अच्छे शोरा हैं, वो अदबी रसालों में छपना जो है उसको सनद मानते हैं कि आप एक अच्छे शायर हैं, आपके छपते हैं अगर रसालों में, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे आपने कहा कि कोई वहाँ पे गेट नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी आ जाता है, कोई सनद नहीं है आपके, आप आते हैं अपना कोई भी तख्लीक डाल देते हैं, उसमें से कोई उठा भी लेता है, कोई अपना नाम के साथ भी लोग लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी अदबी रिसाले में आप छप चुके हैं तो एक तो वो आपके पास एक सनद हो जाती है, दूसरे हमारे जो शौरा हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो जब आप छपना शुरू करते हैं उसको ही आपका अदबी सफ़र मानते हैं। और अभी भी जो हमारे लोग हैं जो वाकई शायर हैं, जेन्युइन लोग हैं, वो लोग अभी भी उन्हीं को मानते हैं कि जो लोग अदबी रसालों में छपते हैं और अपना कलाम जो है एक थ्रू प्रॉपर चैनल लेके आते हैं। लेकिन ये बात सच है कि वो मैं ख़ुद भी ईमेल करती हूँ रसालों को, लेकिन मैं रसालों में छपना और वो ये सब चीज़ें मैं भी करती हूँ। आजकल बहुत सारे शायर, हमारे नए शायर जो हमारी नस्ल से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो गज़ल और नज़्म के बाद नसरी नज़्म की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और नसरी नज़्म की तरफ जा रहे हैं। आप इसकी क्या वजह समझती हैं? क्या आपको भी नसरी नज़्म ने मुतासिर किया और आप भी नसरी नज़्म लिख रही हैं? नसरी नज़्म जो है वो एक अरसे तक बहुत मुतनाज़े सन्फ़ रही है। अब उस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी एक ज़ाती वो जो एक होती है कि आपकी जो अट्रैक्शन होती है, एक ज़ाती कशिश जो होती है, वो मैं इतना ज़्यादा नसरी नज़्म में अपने आप को नहीं पाती। मुझे जो है वो एक जो पुराना हमारा तरीक़ाकार है, मैं अभी फ़िलहाल तो मैं रिवायत के साथ ही रहना जो है ना वो पसंद करती हूँ। आज़ाद नज़में हैं, मुहर्रा हैं, बाकी जो नज़में हैं वो सब कहते हैं। लेकिन नसरी नज़्म के हवाले से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि नसरी नज़्म में भी नज़्म को लेके चलना जो है ना वो हर एक के बस की बातें हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अगर नसरी नज़्म है तो कुछ भी आप कह सकते हैं और नस्र को नसरी नज़्म समझ रहे हैं, वो किसी भी तरफ आप लेके जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नसरी नज़्म पे काम किया उन्होंने बाकायदा उसके लिए एक समत मुतय्यन की है। उस समत में रहते हुए नसरी नज़्म को कहना एक मुश्किल काम है, इसलिए जितने लोग नसरी नज़्म कह रहे हैं वो मैं उन सबको नज़्म नहीं कह सकती। नहीं, उसके लिए मतलब सीखने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि शायद अगर हम कुछ नहीं कह सकते तो चलें जी नसरी नज़्म कह लेते हैं, शायर तो कहलाएंगे। तो एक तो जो आप नहीं हैं वो कहलाने की आपको ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने आप में कोई और सलाहियत रखी होगी, आप अच्छे मुसव्विर होंगे, आप कुछ और होंगे, तो जो शायर नहीं है तो शायर ना बने। लेकिन अगर आप हैं तो फिर या उसको सीखें और सीख के आप उसको करें तो इंशाल्लाह वो होगा। नाज़रीन, मोहतरमा साहिमा इसहाक़ साहिबा हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि नसरी नज़्म लिखने के लिए शायर होना ज़रूरी है। इनसे इस तरह की और भी बातें होंगी, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद खुशामदीद। मोहतरमा साहिमा इसहाक़ साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वक्फ़े से पहले हम उनकी शायरी सुन रहे थे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम लेकिन पहले उनसे उनकी कोई गज़ल सुनेंगे। एक गज़ल मैं आपको सुनाती हूँ, वो हासिल से गज़ल है। खुदा के बंदो ये वहशत ज़दो सी खू कब तक, खुदा के बंदो ये वहशत ज़दो सी खू कब तक, हिरास फैलता जाएगा चारसू कब तक। इस आसरे पे के मुंसिफ इधर से गुजरेगा, इस आसरे पे के मुंसिफ इधर से गुजरेगा, सड़क पे फैला रहेगा मेरा लहू कब तक। क्या कहने, वाह। इस आसरे पे के मुंसिफ इधर से गुजरेगा, सड़क पे फैला रहेगा मेरा लहू कब तक।
कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, रहेगी फिक्र मेरी तुख्म बेनमू कब तक। क्या कहने, वाह क्या कहने। कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, रहेगी फिक्र मेरी तुख्म बेनमू कब तक। और खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुँच जाए, खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुँच जाए, वगरना ऐसे रहा कोई खूबरू कब तक। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुँच जाए, क्या कहने, वगरना कोई रहा ऐसे खूबरू कब तक। बहुत खूब, क्या कहने। आपकी गज़ल सुनी और इसमें एक शेर से ही एक सवाल जहन में आया कि शायर का समाज से कैसा ताल्लुक़ होता है और शायर को समाज से मुताल्लिक़ होना भी चाहिए या सियासी मामलात से उसका कोई नुक्ता नज़र होना चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए, या आप शायर को एक जिस तरह हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि न्यूट्रल होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखें, जो एक तख्लीक़कार है, सिर्फ शायरी नहीं कोई भी तख्लीक़कार है, अगर उसके तख्लीक़ात में उसका अहद नज़र नहीं आ रहा तो मैं समझती हूँ कि वो एक फैंसी तख्लीक़कार है शायद, और जो फैंसी होता है वो तख्लीक़कार नहीं होता। मैं समझती हूँ आपके अहद में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी शायरी में, आपके फ़न में नज़र आनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ समाजियात ज़वाल पज़ीर हैं तो वो हमारी शायरी में नज़र आती हैं और आना चाहिए। सियासत जो है वो ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी का एक नागुज़ीर पहलू बन चुकी है, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। मैं समझती हूँ कि एक हद तक सियासत को भी होना चाहिए, सही लेकिन एक हद तक इखलाकियात का दायरा जो है उसमें एक अदीब को हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी बात करे, चाहे वो सियासत से मुताल्लिक़ हो या किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़ हो, एक इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए। जो अक्सर शिकायत आजकल होती है और हमारे जो अदीब जो हैं वो इसको इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, तो वो हमें उसके बग़ैर, अदब के बग़ैर तो अदबियात नहीं हो सकती। वो उसका होना, उसको मैं समझती हूँ कि सियासत को भी होना चाहिए, लेकिन एक दायरे के अंदर रहते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जानिबदार बेशक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके सामने क्या हो रहा है उसको तो आप बयान करेंगे ना, वो तो मैं समझती हूँ कि नागुज़ीर है। यानी आपका कहना है कि सियासत में भी अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसका कोई ख़ास नुक्ता नज़र होना चाहिए, लेकिन हमारे अहद में जो आज सियासत हो रही है या बदज़ुबानी हो रही है, गलत ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गलत कलिमात अदा किए जाते हैं, उससे शायर अदीब को कम से कम दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। आपने ये भी बताया कि आपने नज़में लिखी हैं, अभी तो हमने आपकी गज़लें सुनी और आपकी गज़लों से सब वाकिफ़ हैं। आपकी किताब जो आई है हासिल और अभी ताज़ा किताब रख्त आई है, तो ये भी गज़लों का ही मजमुआ है। आप अपनी कोई नज़म सुनाएं हमारे नाज़रीन को जिससे अंदाज़ा हो कि आप नज़म भी कहती हैं। जी अच्छा, हासिल जो किताब थी उसमें मेरी नज़में भी थी, लेकिन ये जो दूसरी किताब है इसमें सिर्फ गज़लें ही हैं। एक नज़म मैं आपको सुनाती हूँ, मुख्तसर सी नज़म है, और ये नज़म मैंने कही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ अर्से पहले एक जरिए में कोई फ़ैसला हुआ था ख़ातून के हवाले से। इसका उन्वान है हैरत है। औरतें जिन्स तो नहीं होती जिनको बाज़ार में खड़ा कर दो, औरतें जिन्स तो नहीं होती जिनको बाज़ार में खड़ा कर दो, अपने हर एक गुनाह के बदले उनको तावान में अदा कर दो। अपने किरदार की गिरावट को ऐसे चेहरों पे तुम सजाते हो, अपनी तहजीब का हंसी चेहरा किस तरह मस्त करते जाते हो, अपनी माँ और बहन बेटी का जिस तरह मांस नोच खाते हो। ऐसी बेहिस तमाशबीनों की आँख की रोशनी पे हैरत है, ऐसे बेहिस तमाशबीनों की आँख की रोशनी पे हैरत है, ऐसी गैरत के नाम पे नंगी नाचती ज़िंदगी पे हैरत है। वाह, ऐसी गैरत के नाम पर नंगी नाचती ज़िंदगी पे हैरत है, औरतें जिन्स तो नहीं होती जिनको बाज़ार में खड़ा कर दो। वाह, हमारे माशरे में अभी एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, और जो हमारे यहाँ बर्दाश्त होती थी और एक सलीक़ा होता था गुफ्तगू का, वो ख़त्म होता जा रहा है। आप इसमें अदीब का क्या किरदार देखती हैं कि अपने माशरे में दोबारा तहज़ीब शाइस्तगी को रवाज देने में एक अदीब और शायर क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अदीब और शायर बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तहज़ीब जो है वो हमारे जो अदीब हैं
उनके दरमियान ही पनपती है और वहीं से जन्म लेती है। जैसे कि आपने कहा सोशल मीडिया पे अगर हम जाते हैं तो आजकल जो ज़बान है वो इतनी ज़्यादा गलत ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है। ये मैं फिर ऐसे लोगों को अनफ्रेंड ही कर देती हूँ, क्योंकि जो लोग अपनी ज़बान पे काबू नहीं रख सकते वो फिर अदब के साथ तख्लीक वो नहीं कर सकते, तख्लीक नहीं कर सकते कुछ अच्छी चीज़। शाइस्तगी और अदब का चोली दामन का साथ है। हमारी ज़बान जो है उसमें तरक्की, इजाफ़ा, इसको बर्दाश्त करने की और कबूल करने की, जो आपने अभी कदम बर्दाश्त की बात की ना, एक वो भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ लुग़त बोर्ड है, उसमें जो नई नई चीज़ें आती हैं लुग़त में शामिल होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको नहीं मानते और वो कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे नए अल्फाज शामिल होते हैं ज़बान में। तो ये अदीब और शायर ही इसको आगे ला सकते हैं ना, वही इसको जब इसको मानेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को, तो बिल्कुल अदीब और शायर ही कर सकते हैं। और अपनी आम गुफ्तगू में भी अपनी तहजीब को साथ रखें, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखें। मैं ये कहना, अपनी ज़बान को ज़िंदा रखें। हम लोग जो बिल्कुल अंग्रेज़ी बहुत अहम ज़बान है आजकल, दुनिया की हर चीज़ उसमें मैसर है, लेकिन अपनी ज़बान को ज़िंदा रखना भी बहुत। अपने बच्चों को उर्दू बोलना सिखाएं। जैसे कि मैं और लोगों से कहती हूँ कि आप जो भी चीज़ें हैं, उन जो ज़बानें हैं, उनको आप अपने बच्चों को सिखाएं, इस तरह उर्दू बोलना बच्चों को सिखाएँ। सही। आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम दीजिए। नाज़रीन के लिए बस मैं ये पैगाम दूँगी कि मोहब्बत से रहें, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें, दूसरे को हुकूक़ जो है उनको भी इज़्ज़त दें एक दूसरे को, और ख़वातीन जो हैं उनके हुकूक़ जो हैं उनको मानें, उनको इज़्ज़त दें, उनको मोहब्बत दें, उनको केयर दें, तो वो आपके लिए वो सब कुछ करने पे तैयार हो जाती हैं। और एक चीज़ है कि किताबें पढ़ें। सही। और किताब ख़रीद के पढ़ें, ताकि हमारा अदीब जो है उसको भी कुछ इससे फ़ायदा हो। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये पैगाम सायमा इसहाक़ साहिबा ने आपको दिया है। इनकी गुफ्तगू से बहुत से पैगामात हमें मिले हैं और इनकी शायरी भी हमने सुनी, उसमें भी यकीनन बहुत सी बातें और बहुत से ऐसे काम नज़र आते हैं जो हमें करने भी चाहिए, और बहुत से पैगामात भी छुपे थे। ऐसे ही खूबसूरत शोरा से, ऐसी ही खूबसूरत शख्सियात से हम आपको मिलवाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। अब्दुर्रहमान मोमिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।